नमस्कार। संस्कृत साहित्य विमर्श नामक इस धारावाहिक में अभी काव्यशास्त्रीय विषयों का विवेचन चल रहा है। काव्यशास्त्र की परंपरा का उल्लेख पहले हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग काव्य की आत्मा के संबंध में विमर्श कर रहे हैं। उस प्रसंग में मैंने बतलाया था कि 6 विषय ऐसे आते हैं जिन्हें की काव्य की आत्मा की तरह मानने का सिद्धांत अनेक आचार्यों ने दिया है। वे 6 सिद्धांत हैं: अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, रस और ध्वनि। तो इसी प्रसंग में अलंकार का उल्लेख किया जा चुका है 22वें विमर्श में। अब आज ये 23वां विमर्श है जिसमें मैं रीति के संबंध में विचार करूंगा। रीति संप्रदाय। रीति शब्द बहुत प्राचीन शब्द है और इसका उल्लेख वेदों में आया हुआ है, लेकिन वेदों में इस रूप में नहीं आया हुआ है। काव्यशास्त्रीय रीति के संबंध में नहीं आया हुआ है, लेकिन रीति शब्द का उल्लेख आता है। वहाँ रिंग धातु के अर्थ में यह है बहना, धारा इत्यादि के अर्थ में। तो रिंग धातु है और रिंग श्रवणे। रिंग का अर्थ, री धातु का अर्थ चूना, और इसके कारण जो चूने वाली चीज होगी वो धारा प्रवाह आएगी, तो इसलिए धारा। और दूसरा अर्थ रिंग गतौ, गमन के अर्थ में भी रिंग धातु या री धातु का उल्लेख हुआ है। तो ये 2 अर्थ में इससे जोड़कर हम अपनी बातें आगे रख सकते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, हमारे काव्यशास्त्रियों में सबसे प्राचीन काव्यशास्त्री जो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, उनका उल्लेख होता है और उन्होंने रीति के संबंध में क्या कहा है इस पर विचार किया जा सकता है। वस्तुतः उन्होंने रीति शब्द का उल्लेख किया ही नहीं है, लेकिन उस रीति का जो बाद में उल्लेख आता है दूसरे काव्यशास्त्रियों के द्वारा, उससे संबंधित एक विषय उन्होंने रखा है जिसे कि प्रवृत्ति उन्होंने कहा है। तो प्रवृत्ति को ही बाद में चलकर रीति कहा गया, ऐसा हम मान सकते हैं। और उन्होंने 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है: आवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और उड्रमागधी। केवल मागधी नहीं, उड्रमागधी उन्होंने उसका नाम दिया है। ये उत्कल की ओर इंगित कर रहा है हमको। तो इस तरह से इन प्रदेशों के आधार पर लग रहा है कि यह उल्लेख है। आवंती, अवंती देश; दाक्षिणात्य, दक्षिण के प्रदेशों के संबंध में; पांचाली, पांचाल देश; और उड्रमागधी। तो इन सब में अलग अलग ढंग से अपनी बातों को रखने का प्रयत्न होगा, उसे ही उन्होंने 4 प्रकार की प्रवृत्ति के रूप में कहा है। ये रीति का जो
बाद में चलकर विकास हुआ है, जिसका उल्लेख मैं करूँगा ही, उसमें रीति के विकास की हमको 4 अवस्थाएं मिलती हैं, 4 स्थितियां, 4 प्रकार के विवेचन प्राप्त होते हैं। एक जो अवस्था आती है वह है भौगोलिक आधार पर। जिस तरह से अभी भरत का भी हम लोगों ने उल्लेख किया, वह प्रवृत्ति जो है वो भौगोलिक आधार पर है। तो इस तरह से भौगोलिक आधार पर, यानी निश्चित भूखंड, भूभाग के आधार पर रीति का उल्लेख है, कुछ लोगों ने किया है। दूसरी जो है वह शैली निर्धारण के आधार पर, विषय की दृष्टि से, क्या विषय है उसकी दृष्टि से। एक और विषय है जिसको कि बाद में चलकर कुंतक ने इस पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला था, वो है कि कवि का स्वभाव कैसा है, उसके लेखन में कवि का स्वभाव परिलक्षित होता है। तो एक ये है। लेकिन वस्तुतः जो रीति का उल्लेख आता है उसमें कई आचार्य हैं जिनका कि उल्लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो हैं वामन, उसके बाद रुद्रट हैं, आनंदवर्धन हैं। तो इन लोगों ने रीति के मूल में समास को, गुण को और इसी प्रकार से रस को भी जोड़ा है। तो समास की अत्यधिक समास, कम समास या स्वल समास रहितता की तरह। फिर है क्या कि रस का विवेचन किस रूप में है और गुणों का विवेचन किस तरह से है। यूँ रीति और गुण को एक साथ लोगों ने मानने का प्रयत्न किया है, ये अलग विषय है। अस्तु, तो वामन इसमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने इसको जीवनाधायक तत्व कहा। यानी वह काव्य की आत्मा है और उनका वाक्य ही है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति जो है वही काव्य की आत्मा है। यानी काव्य में जो आत्मभूत तत्व है, जिसके बिना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, वह विषय जो है वह रीति है। और इस तरह से उन्होंने उस जीवनाधायक तत्व को कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। तो इस रूप में वामन जो हुए, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उसके बाद वस्तुतः वामन तो बाद में आए, लेकिन भामह पहले आए हैं और भामह ने रीति का उल्लेख किया है। हाँ, उन्होंने जीवनाधायक तत्व के रूप में नहीं भले ही कहा है, लेकिन भामह ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया है और वो 2 ही प्रकार की रीति का उल्लेख करते हैं, वैदर्भी और गौड़ीया या गौड़ी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह तत्व है वैदर्भी रीति। और वैदर्भी रीति की प्रशंसा अन्य अनेक काव्यशास्त्रकारों ने किया है, जो कि सहज रूप से प्राप्य है, जिसको कि हम बहुत आसानी से काव्यों में पाते हैं। और गौड़ीया या गौड़ी रीति जो है वह थोड़ी कठिन, क्लिष्ट, ओज गुण इत्यादि से संपन्न है। तो इस तरह से ये 2 प्रकार की रीतियों का उल्लेख भामह ने किया है, वैदर्भी और गौड़ी। फिर दंडी भी है। दंडी यद्यपि उस तरह के नहीं है जिस तरह से वामन ने अपनी बातें रखी हैं,
लेकिन दंडी हुए और दंडी ने भी उसे विवेचित किया है और वो कहते हैं क्या कि ये काव्य का एक मार्ग की तरह है, चलने का पथ जिस तरह से होता है उस प्रकार से रीति जो है वह काव्य के लिए पथ की तरह है, पथ प्रदर्शित करने वाली चीज है। तो रीति ने उसको गौरव दिया और उसमें मार्ग के रूप में उसको प्रशंसित किया। फिर दंडी जो हैं वो वैदर्भी को श्रेष्ठ मानते हैं, जैसा कि भामा ने भी कहा है, उस तरह से इन्होंने भी वैदर्भी को श्रेष्ठ रीति कहा और गौड़ी को इन्होंने हीन कहा। बल्कि भामा ने उस तरह से हीन शब्द का उल्लेख नहीं किया, लेकिन दंडी ने तो कहा कि नहीं, गौड़ी रीति जो है वो हीन रीति है, अधम रीति है। अस्तु, और वे भी वैदर्भी को श्रेष्ठ मानते हैं। वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर और विशिष्ट पद रचना रीति, यह रीति की परिभाषा दी। पद का उल्लेख पहले भी हो चुका है। पद यानी सामान्य रूप से कह सकते हैं शब्द, सुप्तिगंतम पदम। तो इस तरह से पद की रचना, शब्दों की संरचना किस तरह से हो, यही रीति है। किस रूप में शब्द गुम्फित किए जाएं, पद किस तरह से काव्यों में गुम्फित हों, यह बात उन्होंने कही वामन ने, और इसीलिए पद संघटना रीति ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। इसी रूप में अन्य अनेक आचार्य हुए जिन्होंने उन सबका उल्लेख किया है, लेकिन वामन की ही बात पहले रखें हम। तो वामन ने वैदर्भी रीति को बहुत महत्व दिया, अन्य आचार्यों की तरह ही, और वो कहते हैं कि समग्र गुण वैदर्भी, सभी गुण जिसमें हो। मैंने पहले भी कहा कि गुण और रीति को लोगों ने साथ साथ रखा है, तो समग्र गुण से युक्त जो होती है वह वैदर्भी होती है। कई प्रकार, 3 प्रकार के गुणों का उल्लेख आता है, माधुरी, ओज और प्रसाद। बाद में चलकर तो 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण इत्यादि किए गए हैं, उनका उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं। प्रसाद, ओज और माधुर्य, ये 3 जो गुण हैं, तो उन तीनों ही गुणों में रहने वाली रीति जो होती है उसको हम वैदर्भी कहते हैं। और कांतिमती जो होती है वह गौड़ी होती है, और उसमें माधुर्य जो होता है, और पांचाली जो होता है उसमें सौकुमार्य गुण होता है, सुकुमारता। तो इस प्रकार से ये सब रीतियां होती हैं उनके अनुसार। फिर रुद्रट आते हैं, और रुद्रट ने भी रीति का उल्लेख किया है, और वो कहते हैं कि पांचाली, लाटिया, गौड़िया और वैदर्भी वो भी उल्लिखित करते हैं, और उसको कहते हैं कि जो समास रहित होती है वह वैदर्भी है। तो इस तरह से इन्होंने 4 रीतियों का उल्लेख कर दिया। रुद्रट ने पांचाली, लाटिया, गौड़िया और वैदर्भी, जो कि मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि समास रहितता इसमें होती है, समास का बाहुल्य इसमें नहीं होता है। और उन्होंने इसको रस के साथ अभिन्न बताया। उन्होंने कहा कि रीति जो होती है वह रस की उपकारक होती है, रस को उपकृत करने वाली होती है। तो उपकृत करने वाली
चीज जो होगी वह आत्म तत्व तो नहीं हो सकती है। तो इसलिए रुद्रट ठीक है, वो रीति का उल्लेख करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको रस का उपकारक तत्व माना है। तो इस रूप में रुद्रट आए। फिर बाद में चलकर आनंदवर्धन आए। आनंदवर्धन जो थे वो वस्तुतः रीति के विरोधी ही माने जाएंगे। फिर भी वो उन्होंने उसका उल्लेख किया है और वो भी कहते हैं कि रसाभिव्यक्ति का जो साधन है वह रीति है। जिस तरह से रुद्रट ने कहा उसी प्रकार की बात इन्होंने भी कह दी कि रस के उपकारक तत्व के रूप में उन्होंने कहा था, और इन्होंने कहा कि रस की अभिव्यक्ति करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से रीति जो होती है रस को अभिव्यक्त करने वाली चीज होती है। और एक जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं राजशेखर, जिनकी काव्य मीमांसा है, उन्होंने इसमें दो और रीतियों का उल्लेख किया। एक जो है मागधी, उसका उल्लेख अन्य लोगों ने भी किया है, लेकिन उस मागधी के साथ साथ इन्होंने, केवल इन्होंने ही, अन्य किसी आचार्य ने ऐसा किया हो वो संभवतः दिखाई नहीं देता है। वे कहते हैं कि मैथिली रीति भी एक है। तो यह मिथिला देशवासी लोगों के द्वारा जो रीति अपनाई जाती है वह मैथिली रीति है। तो इस तरह से उन्होंने 4 और 2 6 रीतियों का उल्लेख कर दिया है ना। तो ये 6 रीतियां हो गई, है ना। और कुंतक जो, जिनका कि उल्लेख मैं कर चुका हूं, वो कुंतक किस रूप में है? जिन्होंने यह बतलाने का प्रयत्न किया था कि कवि स्वभाव से संबंधित रीति होती है। तो इस प्रकार से कुंतक आए। यद्यपि वो कुंतक रीति को बहुत प्रधानता नहीं देते हैं, फिर भी उन्होंने अपने ढंग से भौगोलिक आधार को उन्होंने नहीं माना और कवि स्वभाव को रीति के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो इस तरह से वो 6 प्रकार की रीतियों का उल्लेख करते हैं। वही दर्भी, पांचाली, गौड़िया, अवंतिका। अवंतिका जिसका कि उल्लेख है प्रवृत्ति के रूप में भरत ने किया था, तो उस तरह से अवंतिका का उल्लेख यहाँ पर ये करते हैं। फिर लाटिया, लाटी, लाट देश, और मागधी। तो इस तरह से इन्होंने अवंतिका का जो उल्लेख किया है संभवतः अन्य किसी काव्यशास्त्री ने नहीं किया है। हाँ, भरत ने प्रवृत्ति के रूप में इसका उल्लेख किया था। तो इस तरह से ये विषय विवेचित होता है। ये भोजराज जो हैं वो 6 प्रकार के वेदों का उल्लेख करते हैं इस रूप में। फिर अब हम लोग समापन की ओर आते हैं काव्यशास्त्रीय विषयों का, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का। तो उसमें आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ महापात्र। तो उन्होंने रीति को बहुत महत्व नहीं दिया है। रीति का उल्लेख उन्होंने किया, लेकिन उसका उतना महत्व उन्होंने नहीं दिया है और उसको काव्य का शरीर की तरह माना। तो शरीर मानने का मतलब क्या हुआ? आत्मा तो नहीं हुई। तो काव्य का शरीर की तरह यह रीति होती है। इस चीज को आचार्य विश्वनाथ ने स्वीकार किया और इस तरह से एक प्रकार से कहा जाए तो खुलकर इन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में रीति होती है इसका विरोध किया।
और जैसा कि पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि प्राचीन काव्य शास्त्रियों में अंतिम काव्य शास्त्री जो हैं वे पंडित राज जगन्नाथ हैं, और पंडित राज जगन्नाथ ने भी रीति को महत्व नहीं दिया है। उल्लेख जरूर किया है उन्होंने, लेकिन अंग संस्थान की तरह, जैसे कि विश्वनाथ ने कहा उसी तरह से इन्होंने भी अंग संस्थान, अंग का एक भाग की तरह, तो अंगी नहीं अपितु अंग की तरह इसका उल्लेख किया है। और इस तरह से ये पंडित राज जगन्नाथ भी जो हैं वो रीति को महत्व नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन रीति का उल्लेख काव्य की आत्मा के रूप में वामन ने शुरू किया। कुछ दिनों तक कुछ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने रीति को महत्व प्रदान किया है, जिसमें रुद्रट, भामह भी पहले हैं, रुद्रट हैं, लेकिन आनंदवर्धन इत्यादि ने भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, और आगे चलकर विश्वनाथ ने तो महत्व नहीं ही दिया, और पंडित राज जगन्नाथ जैसा व्यक्ति भी रीति के विरोध में ही, माने काव्य की आत्मा के रूप में उसको स्वीकार करने को वो तैयार नहीं लगते हैं। तो इसी रूप में रीतिरात्मा काव्यस्य यह जो सिद्धांत वामन ने दिया, उसका आगे चलकर किसी काव्य शास्त्री ने बहुत प्रबलतया पक्ष नहीं लिया। तो इसी रूप में, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि रीतिरात्मा काव्यस्य, इसलिए हम लोग मानते हैं क्या कि एक संप्रदाय यह भी माना जाएगा जो कि रीति को काव्य की आत्मा मानता है। तो आज इसी रूप में इतनी बातें मैंने कही रीति के संबंध में। अब हम लोग आगे वक्रोक्ति और औचित्य इत्यादि की चर्चा करेंगे, फिर रस और ध्वनि इत्यादि की चर्चा होगी। अस्तु, आज की बातें इतनी ही। धन्यवाद।